सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 17 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर चीता परियोजना को लेकर है। इस परियोजना में कई खामियां निकल के आ रही हैं और केंद्र और राज्य के विभागों में तालमेल की कमी भी बताई गई है। इस लेख में ये दर्शाया गया है कैसे चीता परियोजना में कई किए गए व्यय और खुद चीता परियोजना कागजों में है ही नहीं। मध्य प्रदेश के महालेखाकार की एक अंकेक्षण रिपोर्ट ने कूनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के प्रबंधन पर चिंता जताई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय की कमी को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अफ्रीका से चीतों के आगमन के बावजूद वर्ष 2030 की अवधि के लिए कूनू राष्ट्रीय उद्यान की प्रबंधन योजना में चीतों को पुनः लाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक एवं शेर परियोजना के निदेशक उत्तम शर्मा ने इस संबंध में कहा कि उन्होंने लेखा परीक्षकों को जवाब दे दिया है, लेकिन उन्होंने विशेष विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। उत्तम शर्मा ने कहा कि ये एक नियमित अभ्यास है जो कई चरणों में किया जाना है। अगस्त 19 में नवंबर 23 के अवधि के दौरान के महालेखाकार अंकेक्षण में पाया गया कि वन कर्मी और कुनो वन्यजीव प्रभाग चीतों को पुनः लाने की परियोजना में स्थान के चयन अथवा चीता पुनः प्रवेश अध्ययन में शामिल नहीं थे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि कूनो अभयारण्य को मूल रूप से एशियाई शेरों के दूसरे आवास के रूप में पहचाना गया था। हालांकि नवंबर 23 तक एशियाई शेरों को फिर से लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक एसपी यादव ने पिछले सप्ताह बताया था कि गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी के बीच प्राकृतिक भौगोलिक अलगाव हो रहा है और फिलहाल उन्हें स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि इससे प्रबंधन योजना में चीतों का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए वर्ष 21-22, 23-24 तक चीता परियोजना पर किए गए 44.14 करोड़ रुपए का व्यय अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुरूप नहीं था। तो साथियों, चीता परियोजना को लेकर ये लेख है, कई खामियां हैं और कई इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। इसके अलावा एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें जिसमें फीमेल एयरफोर्स पायलट्स ने करा है और उनका ये कहना है कि कई रिक्त पद हैं जो आपके उन्हें भरा जाना चाहिए महिला पायलट्स को लेकर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर केंद्र और भारतीय वायुसेना से जवाब मांगा है। याचिका में महिला ने कहा कि बल की उड़ान शाखा में रिक्त पदों में उसकी ऐसी सक्षम महिलाओं को नियुक्त करके भरा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रेखापल्ली और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने महिला की याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उम्मीद जताई कि भारतीय वायुसेना निष्पक्षता से इस मुद्दे की पड़ताल करेगी तथा इस बात पर विचार करेगी कि जब अधिसूचित रिक्तियों पुरुष उम्मीदवारों से नहीं भरी जा सकती तो उड़ान कर्तव्यों के लिए उपयुक्त पाई जाने वाली महिलाओं को नियुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। साथियों, 21वीं सदी और के भारत में भी ऐसी खबर सुनने को आती हैं तो हमें भी बुरा लगता है। आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। हम बात करते हैं, कई ऐसे दावे देते हैं जिसमें हमने मेन और जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, मेन और वुमेन को समान रखने की बात करते हैं, मगर धरातल में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी पॉलिसी में कहीं नहीं दिखती है। पॉलिसी में नहीं दिख रही है, तभी एयरफोर्स के इतने बड़े तंत्र होने के बाद भी इस महिला पायलट को हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। मतलब बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर पैरिटी है, बड़े बड़े आज के समाज में स्पीचेस सुनने को मिल जाएंगी आपको, मगर जो मैं भी हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्राउंड लेवल पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच इनिशिएटिव्स। एक महिला को इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट जाना पड़ा। मतलब कि हाई कोर्ट तो महिला कौन है, ये कोई महिला साधारण महिला नहीं है, ये महिला पायलट है, फाइटर पायलट है या जो भी है, अधिकारी है वायुसेना में। और ये तो भाई श्योर है कि कोई अच्छा लेवल की ही अधिकारी रही होगी कि हाई कोर्ट जाने में भी सक्षम हो। ठीक है ना, जनरली जो छोटा या जो निचले जूनियर्स होते हैं फोर्स में, वो कभी इतनी हिमाकत नहीं करते हैं। कुछ जो अच्छे बैकिंग के और स्ट्रॉन्ग
डिटर्मिनेशन के लोग होते हैं वही कोर्ट वगैरह अपनी फ़ोर्स के खिलाफ जाते हैं। तो सोचिए ये इनको उनको ऑब्वियस सी बात है पहले ही हाई कमांड के पास भी गई होंगी, अपने हेडक्वार्टर्स भी गई होंगी, वहाँ पे भी इन्होंने डिमांड करी होगी कि जो रिक्त पद हैं इनको भरा जाए, मगर ऐसा ना होने के बाद ही हाई कोर्ट आना पड़ा। तो पॉलिसी में आज भी ये कमी दिख रही है वुमेन्स को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ेंगे अपने संपादकीय की ओर और आज का संपादकीय की शुरुआत करेंगे कल्पमेधा से। स्वाभिमानी लोग कभी किसी के आश्रय पर नहीं जीवित रहते हैं, वे सहारा अवश्य मांगते हैं पर अपमानित नहीं होना चाहते, यही उनकी विशेषता है। टॉरी, आपने बहुत ही जीवन की वास्तविकता बता दी। और आज का लेख है न्याय मिलने में देरी की वजहें, और यह लेख लिखा है प्रमोद भार्गव जी द्वारा। जिला न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रीय श्री द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख करते हुए न्यायालयों को तारीख ब तारीख देने और स्थगन की संस्कृति बदलने की नसीहत दी। इसके चलते अदालतों ने लंबित मुकदमे की संख्या बढ़ती जाती है ना, जो डिले होता रहता है। प्रधान न्यायाधीश दीवार चंद्रचूड़ ने स्पष्टीकरण दिया कि अदालतों में 28% जजों की कमी है। ये हमारे सीजीआई साहब ने कहा है कि इस समय न्यायालयों में 28% जजेस की कमी है और 27% कमी है कोर्ट स्टाफ की। जजों की कमी कोई नई बात नहीं है। 1987 में विधि आयोग ने 1987 विधि आयोग ने ये कहा था कि प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों पे कम से कम 50 जज होने चाहिए। प्रत्येक 10,000 कि हर 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की सिफारिश की थी। मतलब 10 लाख की आबादी पर जजेस की संख्या 10 से बढ़ा के 50 हो जानी चाहिए। फिलहाल ये संख्या 17 है, 17 है। 50 की बात कर रहे हैं, 17 पे हम हैं इस समय। पर 10 लाख। अब अदालतों का संस्थागत ढांचा बड़ा है, उपभोक्ता परिवार और किशोर न्यायालय अलग में अस्तित्व आ गए हैं, फिर भी काम संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ता अदालतें अपने कार्य संस्कृति में चलते अब बोझ साबित होने लगी हैं। अलबत्ता आज भी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार उनके अनेक न्यायाधीश गर्मियों की छुट्टियों पर चले जाते हैं। सरकारी नौकरियों में जब से महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से हर विभाग में महिलाएं कर्मियों की संख्या बढ़ी है। उन्हें 26 सप्ताह के प्रसूति अवकाश के साथ 2 बच्चों के 18 वर्ष की उम्र तक परिवरिश के लिए 2 वर्ष का चाइल्ड केयर अवकाश मिलता है। असल में क्या हो रहा है कि वुमेन को भी मैटरनिटी लीव वगैरह मिलता है, फिर 2-2 साल का अवकाश मिलता है। अब ये भी कहीं न कहीं प्रेगनेंसी का कारण देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी हमारे जजेस कितने कम हैं, 17 जजेस हैं भाई 10 लाख पे। उसमें भी वो महिला जजेस हैं, वो आपकी चली जाती हैं मैटरनिटी लीव पे, तो असर तो पड़ता है। इधर कुछ समय से लोगों में ये धारणा बनी है कि न्यायपालिका में दबाव डलवाकर विधायिका और कार्यपालिका जैसे छोटे-छोटे काम भी कराए जा सकते हैं। इसलिए भी न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ बढ़ रही हैं, जो न्यायालय के बुनियादी कामों को प्रभावित करती हैं। जबकि प्रदूषण, यातायात, पर्यावरण और पानी जैसे मुद्दों पर अदालत की दखल के बावजूद बेहतर स्थिति नहीं बनी है। मतलब ये भी देखिए गवर्नमेंट कितना डिपार्टमेंट इतना मोनोटोनस हो गए हैं कि वो कुछ करने ही नहीं देना चाहते हैं, और जब तक बंदा कोर्ट से ना आ जाए ऑर्डर लेकर, तब तक वो काम ही नहीं करते। इससे और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। न्यायिक सिद्धांत का तकाजा है कि जो सज़ा मिलने से पहले किसी को अपराधी ना माना जाए, दूसरे आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति का फैसला तय समय सीमा में हो, मगर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी एक वजह न्यायालय और न्यायाधीशों की कमी ज़रूर है, लेकिन ये आंशिक सत्य है। मुकदमों का लंबा खींचने की एक वजह अदालतों की कार्य संस्कृति भी है। अब लंबे-लंबे चले जा रहे हैं कोर्ट में केसेस। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र मल्लोडा ने कहा था कि न्यायाधीश भले निर्धारित दिन ही काम करें, लेकिन अगर वह कभी छुट्टी पर जाएं तो पूर्व सूचना अवश्य दें, ताकि उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। तो लोढ़ा साहब ने भी ये कहा था आपके कि अगर न्यायमूर्ति जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो पहले से इन्फॉर्म करके जाएं।
ताकि उनकी जगह वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव जज को बिठाया जा सके। दरअसल सभी अदालतों के न्यायाधीश बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं। गोया मामले की तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब अस्पताल में 365 दिन चल सकते हैं, तो अदालतें क्यों नहीं चल सकती? ये और देखिए और किसी ने नहीं कहा है, जस्टिस आर एल लोढ़ा साहब ने कहा है, ठीक है ना, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, कि अगर हॉस्पिटल्स आपके 365 दिन चल सकते हैं, तो कोर्ट्स क्यों नहीं चल सकती, है ना। हमारे यहाँ अस्पताल ही नहीं, इस राजस्व पुलिस विभाग के लोग भी 365 दिन काम करते हैं। किसी आपदा के समय इनका काम और बढ़ जाता है, मतलब कि जब सब लोग काम कर ही रहे हैं, तो अदालतों पे क्यों इतना रिलैक्सेशन दे रखा है। अ, आगे बढ़ते हुए कड़ाई बढ़ते हुए कठोर नियम कायदे बनाने के अधिकतम अंतराल 15 दिन से ज़्यादा का ना हो, मतलब ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि विडम्बना है कि बिना किसी ठोस पड़ताल के न्यायाधीश इसे स्वीकार भी कर लेते हैं, मतलब इंसिडेंट्स को जो कि सामने उनके आते हैं, जब प्रकरण का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते या मामले को मजबूती देने के लिए कोई दस्तावेज साक्ष्य तलाश रहे होते हैं, तो वह बिना किसी ठोस कारण के तारीख आगे खिसकाने की अर्जी लगा देते हैं। जो वकील होते हैं आपके, अगर मान लो वो या तो तैयार नहीं होते हैं या रेडी नहीं होते हैं, या उनको भी समय चाहिए और काम करने के लिए, तो वो डेट आगे बढ़ाते रहते हैं। विडम्बना है कि बिना किसी ठोस पड़ताल के न्यायाधीश स्वीकार भी कर लेते हैं। अब कभी कभी न्यायाधीश भी एग्री कर लेते हैं। अब उनका उनको क्या जा रहा है, उनको तो भैया ऑब्वियसली मतलब जो कहा जाएगा वही करना है। तारीख बढ़ाने का आधार बेवजह हड़तालें और न्यायालय तथा अधिवक्ताओं के परिजनों की मौतें भी हैं। ऐसे में श्रद्धांजलि सभा कर अदालतें कामकाज को स्थगित कर देती हैं, जबकि इससे बचने की ज़रूरत है। कड़ाई बढ़ते हुए कठोर नियम कायदे बनाने की अधिकतम अंतराल 15 दिन से ज़्यादा ना हो। अगर किसी मामले का निराकरण समय सीमा में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामलों को विशेष प्रकरण की श्रेणी में लाकर उनका निराकरण त्वरित और लगातार सुनवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत है। ऐसा होता है तो मामलों को निपटाने में तेजी आ सकती है। ऐसी सोच के चलते मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की एक सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने कहा था, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालतों में कोई भी मुकदमा 5 वर्ष से ज़्यादा ना खिंचे। ये एच एल दत्तू साहब ने कहा था एक सभा में। ये न्याय प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। मगर हाल ही में हमने देखा कि अजमेर के अदालत में 32 साल बाद 6 दोषियों को सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास सजा सुनाई है। यानी निचली अदालत में ही मामले के निराकरण में 32 साल लग गए। कई बार गवाहों को अधिक संख्या भी की मामले में लंबा खींचने की मदद करती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा आपके विटनेस होते हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो और समय आगे खिंच जाता है। ग्रामीण परिवेश और बललोक से जुड़े मामलों में ऐसा अक्सर देखा जाता है। इस तरह के एक ही मामले में गवाहों की संख्या 50 तक देखी गई है, तो भी डिपेंडेंसी हो जाती है। अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ाने के में राज्य सरकारों का रवैया भी जिम्मेदार है। वेतन विसंगतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामलों ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं जिनमें सरकारें आदर्श और पारदर्शी नियुक्तों की शर्तों पूरी नहीं करती हैं। आदर्श और पारदर्शी नियुक्ता की शर्तें पूरी नहीं करती हैं। नतीजन जो वास्तविक हकदार है उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ता है। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बकाया के भुगतान के लिए अदालतों में जाते हैं, जबकि इन मामलों की कार्यपालिका अपने स्तर पर निपटा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, गवर्नमेंट लेवल की होती हैं, वो भी कोर्ट में चले जा रहे हैं, है ना। जब कोर्ट में चले जा रहे हैं तो ये गलत है। आप कोर्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर निपटाने में अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। असल में ये भी बर्डन है कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल के काम वहीं से निपट जाने चाहिए, वो मुकदमे भी अब कोर्ट्स में आ रहे हैं, जिससे कोर्ट्स का ऑलरेडी जो लो जजेस रेशियो है, फिर नॉर्मल जो केस की टाइमिंग्स होती हैं वो पेंडेंसी है, उसके बाद वो कभी कभी वकील समय खींचते रहते हैं, प्लस एग्जीक्यूटिव के फालतू वाले केस जो कि निपट जाने चाहिए विभागों से ही, डिपार्टमेंट से ही, वो भी आ जाएं। तो ये और बड़ा कारण बनता जा रहा है कि कोर्ट्स में बर्डन पेंडेंसी भी बढ़ रही है। मतलब ये जो इसके नेगेटिव कारण वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो नॉर्मल प्रक्रिया, देखिए केस को चलने में जो नॉर्मल समय लगेगा तो लगेगा।
हियरिंग्स होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, फ़ॉलो-अप मिलते हैं। दूसरी बात, कभी अधिवक्ता तैयार नहीं होते हैं तो वो केस आगे बढ़ा देते हैं। या मान लीजिए कोई छुट्टी हो जाती है, हॉलिडे हो जाती है, कोर्ट बंद है, हड़ताल हो गई, कोर्ट बंद है। उसके ऊपर से ये जो मामले एग्ज़ीक्यूटिव लेवल से निपट जाने चाहिए, विभागों से ही, वो भी कोर्ट में घुस जा रहे हैं आके। जिसकी संख्या जो है वो ऑलरेडी कम चल रही है ना? जजेस की जो पर 10 लाख पीपल पे आपकी संख्या है वो भी कम चल रही है। तो ये सब कई कारण हैं व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंडेंसी इन द कोर्ट्स एंड आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द स्लो डाउन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। धोखाधड़ी दलीलें। अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वह अपने वकील को इंसाफ दिलाएगा। वकालत के पेशे में नैतिक दायित्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है। इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियों और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास करता है। अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती हैं। दरअसल वकीलों अपने मुवक्किल और न्यायाधीश के बीच एक सेतु होता है। इस तरह कई बार न्यायाधीशों को भी वकीलों की तरह से कानून की बहुत सारी बारीकियां समझने में मदद मिलती है। मगर वकील जब इस विश्वास के रिश्ते का फ़ायदा उठाकर जानबूझकर अदालत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं तो उससे पूरी न्याय प्रक्रिया गुमराह होती है और न्याय का रास्ता बाधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि उन वकीलों के झूठे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि पिछले 3-4 हफ्तों में 7 से 8 केस सामने आए हैं जिसमें वकीलों ने झूठे बयान देकर अपने मुवक्किल की सज़ा माफ़ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई है। तो ये भी साथियों एक गलत प्रैक्टिस है, मैनिपुलेट करना केसेस को गलत तरीके से, जो कि कोर्ट ने एड्रेस करा है। हालाँकि इस संदर्भ में ये भी चिंताजनक है कि जघन्य अपराधी दोषियों को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पैदा कहाँ से हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं जिनमें राज्य सरकारों ने हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजायाफ्ता लोगों की सज़ा माफ़ी की सिफारिश की है। कुछ अपराधियों को बार-बार फ़रोल दी गई है फ़रलो। समझाना मुश्किल नहीं है कि इस राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विस्तार हुआ है और देखिए ये सब ना सब जगह सिस्टम में हो रहा है तो भैया हर वकील कर लेता है। फिर वकालत के पेशे में भी नैतिकता का प्रकट ह्रास हुआ है। निचली अदालतों में फैसलों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति से जड़ें जमा चुकी हैं। इसलिए झूठे दस्तावेजों और बयानों के बल पर अधिवक्ता नगर अदालतों को गुमराह करते देखे जा रहे हैं तो हैरानी की बात नहीं है। देखिए सिस्टम ही ऐसा हो चुका है जब बड़े-बड़े केसेस में सरकारें अपने आप लोगों को रिमिशन कर दे रही हैं, फरलो दे रही हैं, रेप केस वाले लोगों को बाहर निकाल दे रही हैं, तो बात ही क्या है फिर? हर कोई अपना फिर हाथ साफ कर रहा है। न्यायालयों को लेके 2 और अच्छे आर्टिकल हैं। एक तरफ जहाँ न्यायालयों को, कोर्ट्स को, जजेस को कटाक्ष में रखा है, वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट्स को और कुछ गलत प्रैक्टिसेस को एड्रेस करा है। बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। दोनों पक्ष, दोनों पहलू वर्तमान परिस्थितियों के सापेक्ष हैं। बाकी एक बार का अध्ययन आप पूरा करिएगा। हम तो सिर्फ क्विक एनालिसिस में आपको एडिटोरियल का एक ओवरव्यू देने का प्रयास करा है। बाकी आशा रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।